हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने बताया था कि ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, तो अब तक जो क्वेश्चंस हमने देखे हैं उससे थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं यहाँ, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है कि नहीं बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, रेखा एंड कल्लू हैव सर्टेन नंबर ऑफ रेड एंड ब्लैक मार्बल्स विथ देम। द रेशियो ऑफ रेड मार्बल्स टू ब्लैक मार्बल्स विथ देम इज 7:1 and 9:1 respectively. If the total number of marbles with the two persons is 90, what can be the number of red marbles with कल्लू? और हमारे पास ऑप्शन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ईदर 9 और 45, ईदर 10 और 50। तो इस क्वेश्चन को अब हमें बनाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक कोई बात नहीं बनने वाली है। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो लोग हैं, रेखा और कल्लू, है ना। अब इन दोनों के पास रेड मार्बल्स भी हैं और ब्लैक भी हैं, दोनों के पास ही है, रेड है और ब्लैक है ना। रेखा एंड कल्लू हैव सर्टेन नंबर ऑफ रेड एंड ब्लैक मार्बल्स विथ देम। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया है मैं उसी को यहाँ पे बस लिखता जा रहा हूँ, कुछ नया नहीं करना है हमें। जो क्वेश्चन में दिया है पहले तो उसी से स्टार्ट करना है, और वहीं सारी इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या दिया है, द रेशियो ऑफ रेड मार्बल्स टू ब्लैक मार्बल्स विथ देम इज 7:1 and 9:1 रिस्पेक्टिवली। अब इसका क्या मतलब है, रेशियो ऑफ रेड मार्बल्स टू ब्लैक मार्बल्स विथ डेम मतलब रेखा और कल्लू के पास रेड मार्बल और ब्लैक मार्बल का रेशियो, मतलब रेड इज टू ब्लैक का रेशियो है ना। लेकिन किसका क्या रेशियो दिया है, ये 7:1 किसका रेशियो है, रेड मार्बल्स टू ब्लैक मार्बल्स विथ रेखा रिस्पेक्टिवली, मतलब पहला वाला रेखा के लिए और दूसरा वाला कल्लू के लिए। तो मतलब रेखा के पास जो रेड मार्बल्स और ब्लैक मार्बल्स हैं, रेड इज टू ब्लैक का रेशियो जो रेखा के पास है वो 7:1 है। ये स्टेटमेंट क्लियर हो रहा है। द रेशियो ऑफ रेड मार्बल्स टू ब्लैक मार्बल्स विथ देम इज 9:1 रिस्पेक्टिवली, मतलब ये रेशियो किसका है, रेड मार्बल टू ब्लैक मार्बल, है ना। रेशियो ऑफ रेड मार्बल्स टू ब्लैक मार्बल्स मतलब नंबर ऑफ रेड मार्बल और नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल का रेशियो है। ठीक है, विथ डेम एंड दो लोग का रेशियो दिया है, दो रेशियो दिया है रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले के पास पहला नंबर है और दूसरे के पास दूसरा रेशियो है। मतलब रेखा के पास जो रेशियो है वो 7:1 है, कल्लू के पास जो रेशियो है वो 9:1 है ना। ये कैसे डिकोड करना, यहीं पे डिकोड, इसको समझने में ही सारी परेशानी है। रेखा के पास रेड मार्बल और ब्लैक मार्बल का रेशियो जो है वो 7:1 है, और कल्लू के पास जो रेशियो है वो 9:1 है। रेड इज टू ब्लैक का रेशियो 9:1 है ना। अगर इसको स्टेटमेंट को समझ करके रेशियो किसका है ये इंटरप्रेट करने में थोड़ी सी भी भूल होगी अगर, तो फिर कहानी कहीं की कहीं चली जाएगी, आंसर कहीं का कहीं हो जाएगा, है ना। तो अब हमें क्लियर हो गया ये कि रेखा के पास रेड मार्बल और ब्लैक मार्बल है, उन दोनों मार्बल्स की संख्या का रेशियो 7:1 है, और कल्लू के पास भी रेड मार्बल्स और ब्लैक मार्बल्स है और उन दोनों की संख्या का रेशियो 9:1 है। ठीक है, टोटल मार्बल्स विद 2 पर्सन्स इज 90। ठीक है, यह भी हमें दिया गया है। व्हाट कैन बी द नंबर ऑफ रेड मार्बल्स विद कल्लू, कल्लू के पास जो रेड मार्बल्स होंगे, ये आर जो होगा, ये क्या संख्या हो सकती है। कंफर्म तो नहीं निकलेगा, क्वेश्चन में क्लियर बोल रहे हैं ये कंफर्म नहीं पता चल सकता है, लेकिन क्या संख्या हो सकती है इसका अनुमान लगाना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत ही आसानी से मान लेते हैं कि रेखा के पास जो मार्बल्स की संख्या है वो 7x और 1x होगी, है ना। नंबर ऑफ रेड मार्बल्स विथ रेखा इज 7x और नंबर ऑफ रेड मार्बल्स ब्लैक मार्बल्स विथ रेखा इज x। एक बार फिर से मैं इसको मिटा कर लिख देता हूँ, ठीक से आया नहीं है यह नंबर हमारे पास आएगा अब 7x और x। रेड हमारे पास 7x है और ब्लैक मार्बल रेखा के पास x है। कल्लू के पास क्या नंबर होगा, 9x और x होगा ना।
नहीं, यह गलत है। 9x और x इसको हम लोग नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि अगर यहाँ पे मैंने 9x और x मान लिया तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि ये x जो है और ये x जो है दोनों सेम है, मतलब दोनों के पास ब्लैक मार्बल्स की संख्या सेम है। x मानने से ऐसा हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे मैं x मान लेता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, रेखा के पास जितनी ब्लैक मार्बल्स है उतनी कल्लू के पास भी है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन में जितनी भी जानकारी दी है उसमें यह कहीं भी नहीं दिया है कि दोनों के पास रेड मार्बल्स की संख्या सेम होगी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रेड मार्बल्स को y मानेंगे, x नहीं कुछ और मानेंगे y, और ये हमारे पास 9y आ जाएगा। ठीक है ना। अब हमने कुछ भी एज्यूम नहीं किया है। हो सकता है कि ये दोनों बराबर हो सकता है दोनों बराबर ना भी हो। मतलब अब सॉल्व करने के बाद हमें पता चल सकता है x इक्वल टू वाई है या नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है अब। इसलिए हमने कुछ भी एक्स्ट्रा एज्यूम नहीं किया है। क्वेश्चन में जितना दिया है सिर्फ उतना ही इंफॉर्मेशन लेकर के चलना है, इससे आगे कुछ नहीं सोचना है हमें। ठीक है। अब हमें जो लास्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स विथ द 2 पर्सन्स इज 90। दोनों के पास जो टोटल है वो 90 है। मतलब रेखा के पास कितना है, 7x प्लस एक्स। 7x प्लस एक्स मतलब रेखा के पास 8x मार्बल्स हैं, और कल्लू के पास 9y प्लस वाई मतलब 10y मार्बल्स कल्लू के पास हैं, है ना। तो दोनों के पास जो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं वो होगा 10y प्लस रेखा का 8x इज इक्वल टू 90। यह हमें दिया हुआ है, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। ठीक है ना। इसीलिए इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट में रखा गया है कि एक इक्वेशन है और वेरिएबल 2 है। इसी एक इक्वेशन से हमें इन दोनों वेरिएबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ तक इक्वेशन तो फ्रेम कर लिया, इसको सॉल्व करने के बारे में अब सोचना है। हमारे पास x की वैल्यू क्या हो सकती है, x इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। x को अगर 1 रखेंगे तो यहाँ ब्लैक की संख्या 7 आ जाएगी, है ना। तो x की वैल्यू 1 हो सकती है हमारे पास। x की वैल्यू अगर 0 करना चाहे तो x की वैल्यू 0 हो सकती है। 1 2 3 4 ये सब तो हो सकता है, ठीक है ना। 1 2 3 4 9 10 100 जो भी हो सकता है, 0 तो नहीं हो सकता x का वैल्यू। अगर 0 होगा तो यहाँ पे फिर रेशियो का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। x की वैल्यू पॉइंट में हो सकती है, 1/2 हो सकती है, नहीं हो सकती है। x की वैल्यू को 1 2 3 4 इसी टाइप का कोई नंबर होना है, क्योंकि अगर 1/2 x की वैल्यू हो जाएगी तो मतलब इसके पास ब्लैक मार्बल की संख्या हो जाएगी हाफ। आधा मार्बल कैसे रख सकता है कोई, मार्बल तो जब भी 1 2 3 4 इसी तरह से चलेगा ना। इसलिए ये x की वैल्यू हाफ या कोई भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। हमारे पास x की वैल्यू सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से होगी। नेगेटिव हो सकता है क्या, -1, कोई मतलब नहीं निकलता है नेगेटिव नंबर का भी। तो x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 हो सकती है, और y की वैल्यू भी उसी तरह से 1 2 3 4 कुछ इस तरह से हो सकती है। अब यहाँ पे इतना जानकारी निकालने के बाद हिट एंड ट्रायल से हमें सॉल्व करना है कि यदि x को ये रखा तो y क्या हो सकता है ना। इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बाद हिट एंड ट्रायल पे चलना होगा अब हमें। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जब एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है। अगर डिफिकल्ट लगता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, सॉल्व करने में परेशानी होती है तो उसको स्किप मार सकते हैं, लेकिन समझ लो समझ में आ जाता है, इतना मुश्किल भी नहीं है। अब यहाँ तक जब हम लोग आ गए हैं तो यहाँ पे हमारे पास 10y है, y की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से हो सकती है। मतलब y की वैल्यू क्या हो सकती है, 10 20 30 इस तरह से कुछ हो सकती है, 70 80 90 इस तरह से कुछ हो सकती है y की वैल्यू, है ना। अब x की वैल्यू क्या होगी, इधर 8x की वैल्यू क्या होगी, ये मैंने 10y की वैल्यू लिखी है सारी। इस इक्वेशन में अब 2 टर्म है, पहला टर्म 8x है, दूसरा टर्म 10y है। तो दूसरा टर्म की वैल्यू y की वैल्यू जैसे जैसे हम लोग 1 2 3 4 करते जाएंगे 10 20 30 40 इस तरह से आती चली जाएगी। अब फिर उसके बाद x इधर का 8x का वैल्यू अगर निकालें हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए, मतलब 10 प्लस ये इक्वल टू 90 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना होगा, 80 होगा। 80 प्लस 10 90 हो सकता है, 70 प्लस 20 90 हो सकता है ना।
इस तरह से 60 + 30 90 हो सकता है। उसी तरह से जब इसको 90 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसके आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। 90 तक में कहानी ख़त्म हो जाएगी हमारी, हो जाएगी ना। जब ये 80 होगा तो यहाँ पे 10 होगा, जब ये 70 होगा तो यहाँ 20 होगा। लेकिन 80 = हमें 8x चाहिए और x की वैल्यू इंटीजर भी होनी चाहिए। मतलब 80 x से 8 से डिविजिबल है बिल्कुल है। 70 है, 70 8x = 70 जब हम लोग लिखेंगे 8x = 70 तो x की वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में आ जाएगी 70/8 80। ये फ्रैक्शन तो हमें नहीं चाहिए, तो 70 नहीं हो सकता है, 60 हो सकता है। 60/80 जब हम लोग करेंगे तो यह भी फ्रैक्शन आ जाएगा। 60/8 सॉरी 80 नहीं करना है, 60/8 जब करेंगे तो यह भी फ्रैक्शन आ जाएगा। तो मतलब 10 फ्रैक्शन में 8 भी हो सकता है यहाँ पे। और 8 के टेबल में क्या आता है, 8 के टेबल में और 40 आता है। तो जब यह 40 होगा तो इधर कितना होगा, 50 होगा, और यह हमारी बात बन जाएगी। तो एक ये ऑप्शन है ना। 8 के टेबल में जो भी आता है वही चीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो 8 के टेबल में या तो 40 आता है या 80 आता है या 120 जब आएगा तो यहाँ पे अगर 120 रख देंगे तो हमें यहाँ पे -30 रखना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। हम लोग या तो 80 और 10 ले सकते हैं इन दोनों के पास मार्बल्स की संख्या, या 40 और 50 ले सकते हैं मार्बल्स की संख्या। इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे। तो कहाँ से आया ये दोनों नंबर, ये बात समझ में आ रही है। इन दोनों के पास जो मार्बल्स की संख्या है या तो 80-10 हो सकती है या 40-50 हो सकती है, क्योंकि हमें 90 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। कुछ इस तरह से डिवाइड करना है कि ये नंबर बाद वाला जो नंबर होगा इसको 10 से डिवाइड होना है और पहला नंबर को 8 से डिवाइड होना है। तो दूसरा नंबर को हम लोग पहले 10 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो मतलब यहाँ पे 10, 20, 30, 40 इसी तरह से कोई नंबर आ सकता है। तो इधर जब 10 का मल्टीपल आ रहा है तो इधर भी 10 का मल्टीपल ही आना चाहिए, है ना। और यहाँ 8 का भी मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 10 का और 8 का मल्टीपल होना चाहिए उस नंबर को। ऐसा कब हो सकता है, जब 40 हो या 80 हो, ये दो ही कंडीशन में ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है, 8x = 80। x = कितना होगा, 80/8 = 10 और y = 10/10 = 1। ठीक है। x हमारे पास अब 10 आ रहा है और y 1 आ रहा है। हाँ, हाँ, तो हमारे पास x की वैल्यू 10 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, मैं इधर फिर से लिखता हूँ अब इसको, x = 10, y = 1। x और y की वैल्यू मिल गई और हमें पूछा गया है नंबर ऑफ रेड मार्बल्स विथ कल्लू। रेड मार्बल्स विथ कल्लू कितने हैं, 9y। रेड मार्बल्स विथ कल्लू 9y ही है ना। तो यहाँ से हमें रेड मार्बल्स की संख्या कितनी मिल रही है, 9 × 1 = 9। एक ऑप्शन हमारे पास यह है, 9 आ सकता है। और जब 40 और 50 हम लोग ले लेते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x 5 होगा, तभी तो 8 × 5 40 होगा। और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y भी 5 होगा, तब तो 10 × 5 50 होगा, y भी 5 आ गया। और रेड मार्बल्स विथ कल्लू फिर से निकालना है हमें। रेड मार्बल्स विथ कल्लू है हमारे पास 9y, 9 × 5 = 45। ये दो ऑप्शंस ही हो सकते हैं, इन दोनों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए। समझ में आई बात, नहीं आई तो एक बार पॉज करके फिर से रिपीट करो इस वीडियो को, समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। इतना भी कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है लेकिन समझ में आने लायक है। यह हमारा दूसरा क्वेश्चन है। When Saurav was born, his mother Lakshmi was 24 years old. When Saurav turned 50, his mother was still alive.
इन दीज 50 years हाउ मेनी टाइम्स लक्ष्मीज एज वॉज डिविजिबल बाई सौरव्स एज? ये क्या पूछ दिया? कहीं नहीं देखा ऐसा क्वेश्चन? नहीं देखा इसीलिए तो डिफिकल्ट है, देखा होता तो पता होता। देखो फिर से पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन समझ में आ गया तो बात हो गई। सबसे पहला सबसे जरूरी काम है कि क्वेश्चन समझ में आए, तब तो क्लू मिलेगा कि कैसे अप्रोच करना है। और चूंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के अनसर्टेन क्वेश्चंस एक दो तो एक्सपेक्ट करने ही चाहिए आपको। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दिमाग लगा के ऐसा ला देगा जो पहले कभी नहीं दिखा हुआ था। वैसे क्वेश्चन अगर बन जाएंगे तभी तो आपको श्योरिटी होगी, कॉन्फिडेंस मन में रहेगा कि हाँ मैं क्रैक कर लूँगा। ध्यान देना इसको, यह भी बनेगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना दिख रहा है। देखो इसमें क्या दिया है कि हमारे पास एक सौरभ है और लक्ष्मी उसकी माँ है। लक्ष्मी है और सौरभ है ना। लक्ष्मी, जब सौरभ का बर्थ हुआ था तो उसकी माँ 24 साल की थी। सौरभ की एज 0, जिस समय जन्म होता है उस समय तो 0। 1 साल के बाद जब देखे हम लोग तो सौरभ हो गया 1 साल का और लक्ष्मी उसकी माँ हो गई 24 + 1 = 25 साल, है ना। 2 साल जब सौरभ का होगा तो उसकी माँ का उम्र क्या होगा? 24 + 2 = 26। ठीक है, इस तरह से हमें जाकर के चेक करना है। कब तक चेक करना है? जब तक कि सौरभ 50 साल का हो जा रहा है। सौरभ टर्न्ड 50, मतलब सौरभ यहाँ पे 50 साल का हो गया है तो उसकी माँ की एज कितनी हो गई? 24 + 50 = 74। ठीक है, अब यहाँ हमें चेक कर रहा है कि ये दोनों कब कब डिवाइड हो रहे हैं। तो 24/0 इसका तो कोई मतलब नहीं है। 25/1 यहाँ तो बात बन रही है ना। 26 यहाँ 26 / 2 यह भी बात बन जाएगी, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद वाला नंबर को देखें अगर तो इस तरह से हमें चलते जाना है। 74 / 50 करना है और ये नहीं होगा, इसे यहाँ पे बात नहीं बन पाएगी, है ना। तो क्या एक एक करके 50 बार काउंट करेंगे? इतना करने में तो 10 क्वेश्चन बनने का समय निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान देना अभी मैंने क्या किया है यहाँ पे। देखो देखो समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। हमें करना है 24 + 1 / 1, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 24 / 1 + 1 / 1। दोबारा देखें तो दूसरे साल में 24 + 2 / 2 = 24/2 + 2/2। 3 साल में अगर देखें तो 24 + 3 / 3 = 24/3 + 3/3। इसी पैटर्न पे अगर हम लोग चलते जाते हैं तो हमें क्या करना है? 24 + x / x, यही करना है हमें, इसके अलावा तो कुछ नहीं करना है। कुछ हिंट मिला? अब क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग फिर से ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। 24 / x + x/x, ये तो हमेशा ही 1 होगा। x/x तो हमेशा 1 होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। हमें चेक यही करना है कि ये कब तक इंटीजर आएगा, कब तक ये फ्रैक्शन जो है कट करके इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए। जब भी यह इंटीजर आ जाएगा तब ये नंबर, तब लक्ष्मी की एज सौरभ की एज से डिवाइड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। तो सीधा सीधा फ्रैक्शन की बात है। न्यूमरेटर में 2 टर्म है, 24 + x, डिनोमिनेटर में सिर्फ x है, तो मैंने दोनों को ब्रेक कर दिया। 24 + x, 24 / x + x/x। अब x/x तो हमेशा ही 1 है। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि 1 से लेकर के 50 के बीच में 24/x कब कब इंटीजर आएगा। कब आएगा? 24x से कब डिवाइड होगा? x की वैल्यू 1 के लिए होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 5 से तो नहीं होगा, 6 से होगा,
7 से नहीं होगा, 8 से होगा, होगा ना। उसके बाद क्या होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 से होगा, और 12 के बाद सीधा 24 से होगा। इसके अलावा तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि x 24/x हमारा इंटीजर आ जाए। इसके अलावा तो कभी भी नहीं हो सकता। तो बस सीधा सीधा इसको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर आ गया 8। अब देख रहे हो, अगर सीधा से वो क्वेश्चन पूछ देता कि 24 के कितने फैक्टर्स हैं, बहुत आराम से लिख देते 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। अगर ये पूछता तो कितनी देर का क्वेश्चन था ये, 1 सेकंड नहीं लिखता। सॉरी, ऑप्शन 7 आया था, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 आया था। तो अगर 24 के फैक्टर्स पूछे जाते, 8 एक सेकंड में आंसर भी मार देता, और अगर सारे फैक्टर्स को लिस्ट करने भी बोलता तो वो भी हो जाता। लेकिन क्वेश्चन को इसने घुमा दिया। क्वेश्चन तो वही था, आफ्टर ऑल क्वेश्चन बचा तो वही है, इसी 24 के कितने फैक्टर्स है यही चेक करना है। यही चीज़ है, दिमाग में यही सीखना है आपको। मेरे वीडियोस देख करके इसी चीज़ को डेवलप करना है कि क्वेश्चन को किस तरह से टैकल किया जाए कि पता चल जाए क्या करने से आंसर आएगा। ये सारी कहानी करने से कुछ मिलेगा? अगर ये 50 बार चेक कर देते तो समय भी बहुत लगता, कोई फ़ायदा भी नहीं होता। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करोगे जरूर। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, फ्रेश शुगर केन कंटेन्स 84% वाटर एंड ड्राइड शुगर केन कंटेन्स 28% वाटर। How many kilograms of dried sugarcane can be obtained from 90 kg fresh sugarcane? ये क्वेश्चन तो उतना मुश्किल नहीं है। क्या दिया है हमें, फ्रेश सुगरकेन में 84% वाटर है और ड्राइड सुगरकेन में 28% वाटर है। दिया है हमें इतना, तो मतलब हमारे पास 90 kg शुगर केन है, सीधा सीधा है ना, और ये फ्रेश है। इसमें क्या क्या होगा, एक वाटर होगा, एक दूसरा कंपोनेंट होगा। दूसरा कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है। या हमें वाटर दिया है 84%, 84% ऑफ 90, यह कितना हो जाएगा, 84 इंटू 90 डिवाइड बाई 100। इसमें तो कोई डाउट नहीं रह गया है। तो ये कितना होता है, 84 इंटू 9 बाई 10 kg। यह हमारा वाटर है, 84 इंटू 9 बाई 10 वाटर हमें मिल गया। बचा हुआ जो है ये 16% है। दूसरा कंपोनेंट जो भी है यहाँ पे ये 16% है। तो ये कितना होगा, 16 इंटू 90 बाई 100, ये हो जाएगा 16 इंटू 9 बाई 10। आ रहा है ना, फ्रेश में इतना वाटर है, इतना दूसरा कंपोनेंट है। अब जब ये ड्राई हो जाएगा तो पानी तो कम हो जाएगा, पानी की मात्रा कम होती चली जाएगी। ये एज इट इज़ बरकरार रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि ये पानी है ही नहीं इसमें कुछ, तो ये ड्राई हो नहीं सकता है। तो ये हमारे पास 16 इंटू 9 बाई 10 बचा रह जाएगा, है ना। ये सेम है, और वाटर हमारे पास 28 kg है, 28% है। वाटर 28% है, तो ये कितना हुआ, 100 में से 28 कम कर दिया, 72%। अदर कंपोनेंट जो भी है ये 72% होगा। और ड्राई होने के बाद हमारा टोटल वेट भी कुछ कम हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। ये मान लेते हैं हम लोग y kg हो जाता है। तो y kg का 72% 16 इंटू 9 बाई 10 है, इतना हमें पता है। तो टोटल वेट y निकल सकता है, यही पूछा गया था। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ ड्राइड शुगर केन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 90 kg फ्रेश शुगर केन।
बात समझ में आ रही है? 90 kg फ्रेश था, उसमें वाटर का परसेंटेज हमने, वाटर की क्वांटिटी हमने निकाल दी, वाटर उसका 84% था। और दूसरा चीज़ जो भी था नॉन ड्राइबल कंपोनेंट जो ठोस चीज़ है, ये 16 × 9/10 kgs हैं। अब जब सूख जाता है तो इसका टोटल वेट कुछ कम होकर के y kg हो गया। y kg का 72% अब हमें दिया है कि ये कंपोनेंट होगा। तो 72% ऑफ y इज इक्वल टू 16 × 9/10। यहाँ से y हम लोग बहुत आराम से निकाल सकते हैं। 16 × 9/10 इंटू 72 में 72 ऊपर है, 100 नीचे है, तो ऊपर से नीचे आ गया 72, 100 नीचे से ऊपर चला गया, 0 0 कट गया, 9 × 8 72, ये 2 इज इक्वल टू 20 kg। 20 किलो हमारा आंसर आ गया। आया? ये तो आसान था, इसमें कुछ चैलेंज ऐसा था नहीं। One says, give me 100 friend, I shall become twice as rich as you. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me, what is the amount of their respective capital? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एक। इस क्वेश्चन का जिक्र इंडियन मैथमेटिशियन भास्कर, जो कि बहुत फेमस है, उसके टेक्स्ट में है। वो अपने टेक्स्ट में डिस्क्राइब करता है सारे प्रोसेस, फॉर्मूलाज एंड ऑल, फिर ये एक चैलेंज पोस्ट करता है कि अगर तुम सीख गए हो तो उसको सॉल्व करके दो। सेम चैलेंज आज आपके सामने है। तो यहाँ पे दो दोस्त हैं, मान लिया ए और बी, कुछ तो मानना ही होगा। और नेचुरली वह बहुत ही पुराने समय की बात है, 1,500 साल पहले की बात है करीब। तो इनके पास कैश रुपए तो होते नहीं थे, इनके पास कुछ कॉइन्स होंगे जरूर, गोल्ड कॉइन्स हो, सिल्वर कॉइन्स हो, या जो भी उस समय चलता रहा उसके कॉइन्स होंगे। तो पहला फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड से क्या कहता है कि गिव मी 100 आई शैल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। अगर तुम मेरे को 100 दे देते हो तो मैं तुमसे 2 गुना अमीर हो जाऊंगा। मतलब इन दोनों के पास पहले से कुछ ना कुछ तो जरूर है, तभी तो लेन देन की बात हो रही है। कुछ नहीं पता है तो हम लोग मान लेते हैं ऐसे केस में, पहले के पास ए है, दूसरे के पास बी है, तो मानना ही होगा। अब पहला क्या कर रहा है, गिव मी 100, मतलब 20 को तुम मुझसे 100 दे दो, मतलब इसके पास 100 ज़्यादा हो गया और बी के पास 100 कम हो गया, 100 इसका निकल के दूसरे के पास चला गया है। तो यदि ऐसा हो जाता है तो ये दोस्त क्या कर रहा है, आई शैल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, मतलब बी के पास जितना अमाउंट है b - 100, ए के पास जो है a - 100, ये b के पास जो है उससे 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, इससे 2 गुना हो जाएगा। पहला कहानी खत्म, पहला स्टेटमेंट खत्म, यहां तक की बात हो गई। अब दूसरा क्यों पीछे रहेगा, उसके पास तो ज़्यादा है लगता है। वो बोल रहा है इफ़ यू गिव मी 10, इफ़ यू गिव मी 10, तुम मुझे सिर्फ 10 दे दो, तो इसके पास b जो पहले से था उसमें 10 बढ़ जाएगा और a के पास सिर्फ 10 ही कम होगा, सिर्फ 10 का इधर से उधर होना है। यदि तुम मुझे 10 दे देते हो तो आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, तुम 2 गुना की बात करो, मैं तुमसे 6 गुना हो जाऊंगा। मतलब a - 10 जो है इससे 6 गुना हो जाएगा। क्या होगा ये 6 गुना, b के पास जो अभी अमाउंट है b + 10 जो है ये a से 6 गुना हो जाएगा, a के पास जो होगा उससे 6 गुना हो जाएगा। ये हमारे पास 2 इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और a और b की वैल्यू आ जाएगी। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं तक थे। इक्वेशन एक बार फ्रेम हो जाए, हमारा फ्रेम हो गया। अब तो हम लोग इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप लोग जो भी मेथड पता है उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ से b की वैल्यू निकाल देता हूँ और उस b की वैल्यू को यहाँ रख दूंगा, हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो b - 100, 2 को राइट साइड में ले आते हैं तो 1/2 हो जाएगा, a/2 -
100/2 50 हो जाएगा। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, a/2 माइनस 50 प्लस 100 इज इक्वल टू a/2 माइनस प्लस 50। ठीक है, सॉरी कुछ तो गलत हो रहा है, यहाँ पे प्लस था, a प्लस 100 है, यहाँ पर ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, यहाँ पे प्लस 150 आएगा हमारा। b इज इक्वल टू a/2 प्लस 150। अब इस b की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, तो लेफ्ट साइड में क्या है, 6a माइनस 60 इज इक्वल टू b की वैल्यू आ गई हमारी a/2 प्लस 150 प्लस 10 जो पहले से है ना। तब इस a/2 को लेफ्ट में ले आएंगे, 6 माइनस a/2 मतलब 11 a/2 इज इक्वल टू 150 प्लस 10 160 प्लस ये 60 इधर आ जाएगा 220 से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 220 इंटू 2 डिवाइड बाई 11 40। a के पास 40 है और b के पास है a/2 प्लस 150, a की वैल्यू अब 40 आ गई है, 40/2 प्लस 150 इज इक्वल टू 170। b के पास है 170। आंसर आ गया हमारा 40 एंड 170, ऑप्शन डी। चेक कर सकते हैं अगर डाउट लग रहा है तो। a अगर 100 दे देता है इसको, तो a को अगर 100 b दे देता है तो a के पास हो जाएगा 140, 40 है प्लस 100 हो गया, और b अगर 100 दे देता है तो 70 बच जाएगा इसके पास, 170 में से 100 चला गया, बच गया 70, b से 2 गुना a हो गया। ये कंडीशन ठीक है। दूसरे कंडीशन में b बोल रहा है तो मुझे 10 दे दो, मतलब 170 है प्लस 10 करेंगे 180 हो जाएगा ये, और इसके पास जो 40 था इसमें से 10 चला जाएगा, 30 बच जाएगा इसके पास, इसका 6 गुना b हो गया। यह कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया हमारा, मतलब क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है, हमने चेक भी कर लिया इसको। While solving a problem, by mistake Anita squared a number and then subtracted 25 from it, rather than first subtracting 25 from the number and then squaring it. But she got the right answer. What was the given number? बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। क्या दिया है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन समझ में आएगा तो बात बन जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व करना था अनीता को, लेकिन उसने गलती से क्या किया कि नंबर को पहले स्क्वायर कर दिया फिर 25 सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कोई एक नंबर था उसके पास, मान लेते हैं नंबर n था, ठीक है ना, कोई एक नंबर उसको दिया गया था, अनीता स्क्वायर द नंबर एंड देन सब्ट्रैक्टेड 25 फ्रॉम इट, मतलब इसको स्क्वायर निकाल दिया उसने, फिर उसमें से 25 माइनस कर दिया। अनीता ने ऐसे कर दिया, लेकिन उसे करना क्या चाहिए था, फर्स्ट सब्ट्रैक्टिंग 25, पहले उसको n जो नंबर था इसमें से 25 को सब्ट्रैक्ट करना था एंड देन स्क्वायर, उसके बाद इसको स्क्वायर करना था। तो उसको करना था n-25 का स्क्वायर, लेकिन उसने कर दिया n²-25। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। स्टेटमेंट जो लिखा है उसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। अनीता स्क्वायर्ड अ नंबर, मतलब पहले स्क्वायर किया, देन सब्ट्रैक्टेड 25 फ्रॉम इट, जो आंसर आया उसमें से 25 सब्ट्रैक्ट किया, रैदर देन, लेकिन करना क्या था उसे, फर्स्ट सब्ट्रैक्टिंग 25, जो नंबर था उसमें से 25 सब्ट्रैक्ट करना था, फिर उसमें से फिर इसको स्क्वायर करना था। बट शी गॉट द राइट आंसर। राइट आंसर मतलब ये दोनों जो आंसर आता है बिल्कुल सेम है, ये दोनों सेम होते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, जो नंबर क्या था, व्हाट वाज द गिवन नंबर, ये n क्या था यह निकालना है। इक्वेशन तो हमारी बन गई, n² माइनस 25 इज इक्वल टू, n² को इसको एक्सपेंड कर देते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, याद है इसका फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है,
ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, याद है? ये याद होना चाहिए, जिनको याद नहीं है वो एक बार खुद से करें मल्टीप्लाई इसको, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी करके चेक कर लो, ये आता है। खुद से करोगे तो याद रहेगा, ये बिल्कुल याद होना चाहिए। याद नहीं होगा तो हर जगह इसकी तो ज़रूरत है। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हमें n माइनस 25 की वैल्यू क्या आ जाती है? पहले a स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा? माइनस माइनस लिख दिया है, 2a इंटू बी, 2 इंटू n इंटू 25, 2 इंटू n इंटू 25, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। फिर क्या आता है? यहाँ प्लस होता है, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर 25 स्क्वायर, यह क्या आ गया? एन स्क्वायर माइनस 50n प्लस 625, ये एन स्क्वायर माइनस 25 के बराबर है। दोनों साइड एन स्क्वायर हमारे पास है जो कैंसिल आउट हो जाएगा, तब क्या बच गया हमारे पास? इस 25 को हम लोग 50n जो नेगेटिव में, इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं हम लोग, तो ये प्लस हो जाएगा। 50n इज इक्वल टू, इस 25 को राइट में ले आते हैं, 625 प्लस 25 इज इक्वल टू 650। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 650 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 13। हमारा ऑप्शन बी है। ठीक है, ये सब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ऑप्शन से हम लोग चेक कर सकते थे। क्या किया था? 13 में से उसने पहले 13 को स्क्वायर कर दिया, मतलब 13 स्क्वायर 169, उस पर से 25 माइनस किया, 144 आया। ये पहला पार्ट में जो अनीता ने किया, और जो उसको करना चाहिए था फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 25, मतलब 13 माइनस 25 करके फिर इसको स्क्वायर करना था, मतलब माइनस 12 का स्क्वायर करना था, जो कि 144 ही आ जाता। ठीक है, तो ये सिर्फ 13 से जब करेंगे तो हमारा मैच होगा, और किसी नंबर से अगर चेक करेंगे तो ये मैच नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? The ratio of the number of boys to that of girls in a village is 3:2. If 30% of boys and 70% of girls appeared in an examination, the ratio of number of villagers who appeared in the examination to that not appeared in the same examination is. क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। हमें रेशियो तो दिया हुआ है, रेशियो ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स 3:2 दिया हुआ है, ठीक है ना? तो हमारे पास क्या है? बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, इसका रेशियो 3:2 है, मतलब बॉयज़ की संख्या हम लोग 3 इंटू समथिंग मानते हैं, गर्ल्स की संख्या 2 इंटू समथिंग मानते हैं। 3a और 2a मान लिया, a की जगह कुछ भी हो सकती है, 100 हो, 200 हो, 50 हो, 5 हो, a हो, b हो, x हो, z हो, कुछ भी हो सकता है। 3a और 2a बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या हमारी आ गई। संख्या इस रिस्पेक्ट में कि 3:2 का रेशियो हमारा मेंटेन रहेगा, ठीक है ना? अब 30% ऑफ बॉयज़ एंड 70% ऑफ गर्ल्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, मतलब इसका 30% और इसका 70% एक एग्जाम में अपीयर होते हैं। मतलब हमें निकालना है अब 30% ऑफ 3a, ये क्या होगा? 30 डिवाइड बाई 100 इंटू 3a, ये क्या हो गया? 0.3 इंटू 3a इज इक्वल टू 0.9a। यहाँ पे ध्यान देना, अब 30% का मतलब क्या हुआ? 0.3, 30 बाई 100 इज इक्वल टू 0.3। ये याद रखने की चीज़ है, यह हमेशा आएगा। 40% होगा तो 0.4 और 4% होगा तो 0.04। ये चीज़ अब पता होनी चाहिए।
जहाँ इस तरह की बात होगी, ये इतना लंबा कहानी करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसी तरह से अगर 70% ऑफ 2a निकालना हो तो 1.4a एक बार में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो 70% ऑफ 2a इज इक्वल टू 70/100 इंटू 2a। 70/100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.7 इंटू 2a इज इक्वल टू 2 इंटू 0.7 1.4a। बहुत ही आसानी से आ गया हमारा। ये याद रखना है हमेशा, इसको भूलने से परेशानी होती है, समय ज़्यादा लग जाता है। परेशानी तो यही होती है, एग्जाम में समय के अलावा और किसी चीज़ की परेशानी हो ही नहीं सकती है। अगर 6 घंटे मिल जाए 3 घंटे के पेपर के लिए तो सारे क्वेश्चन गारंटी सही बनेंगे। समय के अंदर बनाना ही चैलेंज होता है। ठीक है, तो हमें 30% ऑफ 3a का निकाल दिया वैल्यू, कितना आया है हमारा 0.9a, और यहाँ वैल्यू कितना आया है 1.4a। इन दोनों का टोटल यदि कर दे 14 और 0.9 और 1.4a इज इक्वल टू 2.3a, यही आएगा ना। इतने स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हुए थे और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे हमारे पास, यही बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या दी हुई है एग्जैक्टली हमें, 3a और 2a। टोटल हमारे पास 5a था। एग्जाम में 2.3a अपीयर हुए, तो नॉट अपीयर्ड वाले कितने होंगे, नॉट अपीयर्ड हो जाएंगे 2.7a, और इसी का रेशियो पूछा गया है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ विलेजेस अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन मतलब 2.3a, टू दैट नॉट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन मतलब 2.7a। हमारा आंसर 2.3a इज टू 2.7a होगा। a हमारा कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल को एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे। 23:27 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है।